अ, तो ये सेकंड पार्ट है चैप्टर नंबर 1 का। इसमें हम सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे, जिसमें कि हमें राजनीति विज्ञान और राजनीति के अंदर अंतर्गत जो अंतर है उसको समझना है। ठीक है, आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं शुरुआत से इसको समझने के लिए, अदरवाइज आपको सेकंड भी समझ में आएगा ही अगर आपने। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो, तो राजनीति विज्ञान और राजनीति में क्या अंतर है। राजनीति विज्ञान तथा राजनीति प्राय एक दूसरे से के पास माने जाते हैं कि भाई दोनों जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। राजनीति विज्ञान और राजनीति के बारे में ये बोला जाता है कि दोनों जो है वो एक दूसरे से ही जुड़े हुए हैं, इनके बीच में कोई खास अंतर नहीं है। ठीक है, कुछ विद्वानों ने राजनीति को विज्ञान तथा सरकार को कला कहा है। ठीक है, यानी कि राजनीति जो है वो एक विज्ञान की तरह है और सरकार जो है वो एक सरकार चलाने की कला होती है, आर्ट होता है, जो कि हर आदमी व्यक्ति जो है वो अलग अलग तरीके से करेगा। जबकि यह राजनीति विज्ञान की व्याख्या को केवल एक हिस्सा ही है, जबकि ये क्या है, सिर्फ एक हिस्सा ही बता रहा है, पूरी बात नहीं बताता ये। आजकल राजनीति का शब्द का प्रयोग के अलावा एक अनेक रूपों से जनता की समस्याओं को हल करने के तंत्र के रूप में होने लगा है। तो राजनीति का अर्थ जो है आजकल लोग क्या लगाते हैं कि पब्लिक की सारी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो पॉलिटिक्स करने वाले लोग यही कहते हैं कि हम राजनीति में इसलिए आए हैं ताकि हम जनता की समस्याओं को हल कर सकें। तो किसी भी समय में आज भी शक्ति पाने के लिए बनाए गए तकनीकों की खोज को राजनीति कहा जाता है। और साथ ही कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जो राजनीति है वो शक्ति पाने की तकनीक है, या जिसके द्वारा आप शक्ति का प्राप्त कर सकते हो। तो ज्यादातर लोग जो राजनीति में हैं वो शक्ति के प्राप्त करने के लिए ही हैं और वो सत्ता को पाना चाहते हैं। अनेक राजनीतिक वैज्ञानिकों के अनुसार, यानी कि जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं उनके अनुसार, राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए राज्य के सिद्धांत, जैसे राज्य का सिद्धांत, संप्रभुता, शक्ति की अवधारणा, सरकारों का स्वरूप, कार्यप्रणाली, कानूनों का निर्माण तथा लागू करने की प्रक्रिया, चुनाव, राजनीतिक दल, नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य, पुलिस की कार्यप्रणाली, राज्य सरकार की कल्याणकारी गतिविधियां भी समाहित होती हैं। तो ये सारी चीजें भी, संप्रभुता और किसी शक्ति की अवधारणा, सरकार किस प्रकार की है, आप सरकार काम कैसे कर रही है, सरकार कानून कैसे बना रही है, लागू कैसे किया जा रहा है, चुनाव कैसे करवाए जा रहे हैं, राजनीतिक दल किस तरह के हैं, एक राजनीतिक ही दल है या फिर एक से अधिक है, 2 हैं, 4 हैं, कितने हैं राजनीतिक दल, उनको स्वतंत्रता कितनी है, नागरिकों के अधिकार किस तरह के हैं, नागरिकों के कर्तव्य किस तरह के हैं, पुलिसिंग किस तरह की हो रही है, वहां किस तरह काम कार्य कर रही है, राज्य और सरकार का कल्याणकारी गतिविधियां किस प्रकार की हैं। तो ये सारे पहलू भी जो हैं ये राजनीति विज्ञान के अंदर आते हैं। तो राजनीति विज्ञान का एक दूसरा पहलू भी है जिसमें समझने की जरूरत है कि कई बार राजनीति का अर्थ प्रायोगिक राजनीति से लगाया जाता है। तो कई बार हम तो ये देखते हैं कि जो पॉलिटिक्स खेली जा रही है, यानी कि किसी व्यक्ति ने किसी के ऊपर कोई आरोप लगा दिया, फिर बदले में दूसरे ने उस पर भी आरोप लगा दिया, तो हम कई बार ये लगा लेते हैं कि यही राजनीति है। तो राजनीति का प्रयोग जो है वो अलग अलग चीजों के अध्ययन से है, अलग अलग विभिन्न चीजों के अध्ययन से है। तो व्यवहारिक राजनीति के अंतर्गत सरकार का गठन, जो व्यवहारिक राजनीति जो असल में आ रही है वो ये है कि भाई सरकार का गठन कैसे होगा, सरकार कैसे काम करेगी, यानी उसकी कार्य प्रणाली, प्रशासन कैसे होगा, कानून, विधायिकी कार्य आते हैं। इसके अलावा राजनीति के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय राजनीति, जिसके अंदर युद्ध, शांति और अंतरराष्ट्रीय व्यापार, आर्थिक व्यवस्था, मानव अधिकारों की रक्षा, ये सब आते हैं। तो राजनीति का एक अंतरराष्ट्रीय हिस्सा भी है जिसमें हम अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल चीजों की बात करते हैं, जिसके अंदर की युद्ध और शांति, दो देशों के बीच संबंध कैसे होंगे, उनके बीच युद्ध होगा या शांति व्यवस्था बनेगी, उन दोनों के बीच में व्यापार किस तरह का होगा, आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार की होगी, मानव अधिकार को लेकर क्या पक्ष है किस सरकारों का, ये सारी बातें जो है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर की होती हैं। राजनीति अंतरराष्ट्रीय स्तर की राजनीति होती है। ठीक है, तो यहाँ राजनीति विज्ञान एक विषय के रूप में जानकारी अध्ययन से प्राप्त होती है। वहीं व्यवहारवादी राजनीति में कौशल राजनीति करके चालाकी और दूरता के अथवा जातिवाद, धर्म निष्ठाओं और धार्मिक भावनाओं को शोषण करने से होता है। तो जो व्यवहारवादी राजनीति है उसके अंदर हम किसी भी प्रकार से,
ठीक है, सत्ता को पाना चाहते हैं और अपनी राजनीतिक कौशलता को दिखाते हैं कि आप कितने अच्छे राजनेता हैं, चालाकी किस तरह से कर सकते हैं, जाति के आधार पर लोगों से वोट ले लेना, धर्म के आधार पर वोट ले लेना, धार्मिक भावनाओं को भड़का के वोट ले लेना। ठीक है, तो ये सारे इसके पक्ष हो सकते हैं कि व्यवहारिक रूप से हमें सत्ता प्राप्त करनी है। उदारवादी राजनीति को हम आम आदमी की सोच में एक गंदा खेल और भ्रष्ट प्रक्रिया कहा जाता है। तो उदारवादी राजनीति को हम क्या कह सकते हैं कि भाई आम आदमी जो है वो ये सोचता है कि राजनीति एक गंदा खेल है और हमको इससे दूर रहना है, तो इसलिए जो सही आदमी होता है वो इसमें आ नहीं पाता राजनीति में। परंतु हम जानते हैं कि शायद ही कोई मानव समूह और समाज हो जो राजनीति से बचे हुए हों, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि मैं राजनीति नहीं कर रहा, तो उसमें भी एक राजनीति की बात होती है कि वो भी एक राजनीतिक ही तथ्य है कि हर समाज जो है, हर व्यक्ति जो है वो राजनीति में बंधा हुआ है। शायद ही कोई व्यक्ति हो जो राजनीति के खेल और उलझनों का प्रभावित और उसके प्रभावों को न जानता हो। तो राजनीति आप करो ना करो, लेकिन आपको राजनीति प्रभावित अवश्य करेगी। तो व्यवहारवादी राजनीतिक में कई सकारात्मक पक्ष भी हैं। व्यवहारवादी राजनीति जो होती है इसके अंदर कुछ सकारात्मक पक्ष भी हैं। आज के कल्याणकारी युग में अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं जिसमें अस्पृश्यता निवारण, हाँ, तो छुआछूत का अंत किया गया, भूमि सुधार, बंधुआ मजदूरी की मुक्ति, मानव श्रम के विक्रय क्रय विक्रय पर प्रतिबंध, बेकार को रोकना, ठीक है, यानी कि बिना पैसों के काम को रोकना, न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करना, रोजगार के अवसर प्रदान करने वाले कार्यक्रम, अन्य पिछड़ी जाति को सशक्त करना, ओबीसी को सशक्त करना, यानी कि जो पिछड़ी जाति हैं उनको सशक्त करना, राजनीति समाज संस्थाओं से होने वाले वास्तविक घटनाओं से प्रक्रिया से संबंधित, यानी कि जो समाज में घट रहा है उसको भी इस व्यवहारिक राजनीति में समझा जाता है, उसको भी संज्ञान लिया जाता है, जिसमें राजनीति विज्ञान क्रमबद्ध तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो हम एक क्रमबद्ध तरीके से समझते हैं किसी भी चीज को, तो उसे व्यवहारवादी राजनीति कहते हैं। इसे हमने ऊपर ही पढ़ा था। तो व्यवहारवादी राजनीति के अंदर ये सारी चीजें जो भी मैं यहाँ पर पढ़ी, ये सारी चीजें समाहित होती हैं। ठीक है, तो अभी हमें इसको भरना है 1.2। तो डैश ने राजनीति विज्ञान को मास्टर विज्ञान कहा। तो कौन कहता है राजनीति विज्ञान को मास्टर विज्ञान? तो वह है अरस्तु। व्यवहारवादी दृष्टिकोण ने राजनीति विज्ञान के डैश भाग पर विशेष महत्व दिया। ठीक है, तो व्यवहारवादी जो है वो किस पे ध्यान दे रहे हैं? विज्ञान बनाने पे। वो व्यवहारवादी इस बात पे तुले हैं कि पॉलिटिकल साइंस को हम पूरी तरीके से साइंस ही बना देंगे। डैश ने राजनीति विज्ञान को अमीर गरीब के बीच में संघर्ष बताया। तो वह है मार्क्सवादी। तो व्यवहारवादी राजनीति की कला डैश के द्वारा चलाई जाती है। तो व्यवहारवादी के अंदर हमेशा चालाकीबाजी चलती है। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है राजनीति विज्ञान का क्षेत्र। तो इसमें हमें बताया जाएगा कि राजनीति विज्ञान का कितना बड़ा और क्या क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र होता है। तो यहाँ राज्य की भूमिका, सरकार की कार्यप्रणाली, जनता और इसके संबंध को राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? सरकार की कार्यप्रणाली, यानी कि सरकार काम कैसे करेगी, जनता के क्या संबंध होंगे, और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से अध्ययन किए जा सकते हैं। तो राज्य की भूमिका, इसमें हम राज्य की भूमिका पढ़ेंगे, यानी कि राज्य शब्द। तो राज्य शब्द का पहली बार आधुनिक संदर्भ में प्रयोग जो है इटली के राजनीतिज्ञ जो हैं वो मैकियावेली, ठीक है, मैकियावेली ने किया, जो कि 1459 से लेकर 1527 तक जीवित रहे। उस समय के राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते समय मुख्य रूप से राज्य का ही अध्ययन करते थे। ठीक है, तो उससे पहले जो था, मैकियावेली के अध्ययन से पहले राज्य के अंदर जो चीजें घट रही है ना, उसी का अध्ययन किया जाता था। तो राज्य के प्रमुख 4 तत्व होते हैं। पहला की जनता, दूसरा उसका भूभाग यानी जमीन जहां पर जनता निवास करती है, और तीसरा सरकार जो जनता के लिए कायदे और कानून बनाती है, और उसके बाद एक संप्रभुता जिसके अंतर्गत राज्य को निर्णय लेने और अपने मामले के अंदर स्वतंत्रता होती है कि वो व्यवस्थित रूप से अपना निर्णय खुद ले सके। इन 4 तत्वों के बारे में विस्तार से हम अगले पार्ट में अध्ययन करेंगे कि कोई भी राज्य जो है किस प्रकार से निर्माण होता है। तो ये क्या गया? हाँ, ठीक है। तो राज्य का आधार भूमिका के बारे में हम विभिन्न अवधारणाएं हैं। पश्चिमी उदारवादी विचारधारा ने, जिसे के बारे में आप 4थे अध्याय में पाठ करेंगे, 16वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप में वाणिज्यिक क्रांति को बढ़ावा दिया।
ठीक है, राज्य की भूमिकाएं जो है वो अलग अलग है। पश्चिमीवादी यूरोप के अंदर अगर आप जब देखेंगे तो उसके अंदर आपको वाणिज्यीकरण मिलेगा, यानी कि कमर्शियलाइजेशन, व्यापारवाद को बढ़ावा दिया। और 18वीं शताब्दी के अंदर उद्योगीकरण के आने से क्रांति के रूप में ये प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, औद्योगिकरण का के रूप में ये पूरे वर्ल्ड के अंदर, विश्व के अंदर ये जानने जाने लग गया, जहां पर मशीनों के द्वारा उत्पादन किया जा रहा है। इन क्रांतियों ने एक नई आर्थिक व्यवस्था को जन्म दिया जिसे हम पूंजीवाद के नाम से जानते हैं। इन सब तरह की चीजों ने, जब जिसके अंदर वाणिज्यवाद किया गया, राज्य जो था वो वाणिज्यवाद का संरक्षण बन गया और उसने एक औद्योगिक क्रांति को संरक्षित किया, और फिर आगे चलकर ये पूरा जो विचारधारा बनी वो उसी पूंजीवाद की। तो वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और बेचने वाले स्थान को बाजार कहते हैं। यह मांग और पूर्ति के आधार पर चलाया जाता है। तो बाजार जो है किस पे चलता है? डिमांड एंड सप्लाई के रूल पे, कि कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है, और उस हिसाब से उसकी चीज की कीमत तय होती है। अनेक लोगों का मानना है कि अगर राज्य हस्तक्षेप ना हो तो यह एक स्वनियमित स्व सुधार वाला स्थान है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं, पूंजीवादी लोग बेसिकली ये मानते हैं कि अगर सरकार इस बाजार के अंदर इंटरफेयर ना करे, सरकार बीच में टांग ना अड़ाए, तो ये जो बाजार है ये स्वतः चलने वाली चीज है। इसके अंदर सरकार को छोड़ देना चाहिए। बाजार जो है वो स्वतः ही नियमित होती है, जो डिमांड एंड सप्लाई के रूल से होती है, यानी कि किस चीज की कितनी मांग है और कितनी पूर्ति है, इसके आधार पर चीजों के दाम जो हैं वो तय किए जाते हैं। तो ये स्वयं को सुधारने वाला है कि भाई लोगों को अच्छी वस्तु चाहिए तो लोग अच्छे वस्तु के पैसे देंगे और उनको अच्छी वस्तु मिल जाएगी, और अगर उनको कम पैसे हैं उनके पास तो उनको उसके नीचे लेवल की भी वस्तु उनके लिए उपलब्ध होगी। ठीक है, तो यानी कि ऐसा घटिया वस्तु तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कम दर्जे की वस्तु और एक उच्च दर्जे की वस्तु भी उनको उपलब्ध होगी। जिस तरह की वस्तु की वो मांग करेंगे उस तरह की वस्तु उनको उपलब्ध हो जाएगी। बाजार जो है वो खुद ही सुधार करता है, स्व सुधार करता है, और ये प्रतिस्पर्धा का मुख्य बिंदु है। इसलिए यहाँ पर रेट जो है वो ज्यादा नहीं होते, वो सिर्फ मांग के अनुसार होते हैं। पूंजीवाद और बाजार को एक ही सिक्के का दो पहलू माना गया। तो जो पूंजीवाद है वही बाजार भी है। तो बाजार में ही पूंजीवाद होता है, यानी जिसके पास पैसा है वो चीजों को खरीद सकता है। ठीक है, और जितनी मांग है उसके हिसाब से उसकी वस्तु की कीमत तय होती है। तो ऐसे सामाजिक समूह के अंतर्गत व्यापारी, व्यवसायी, सौदागर आते हैं और फिर उद्योगपति आते हैं। तो बाजार के अंदर व्यापारी, व्यवसायी और सौदागर होते हैं, और फिर होते हैं उद्योगपति, जिन्हें हम बुर्जुआ कहा जाता है। ठीक है, जिन्हें जर्मन लैंग्वेज में बुर्जुआ कहा जाता है। तो ये जो बुर्जुआ वर्ग होता है ये सबसे अमीर वर्ग होता है, जो व्यवस्था का मुख्य लाभ भोगी है, जिसको असली फायदा जो है उद्योगपति यानी कि बुर्जुआ वर्ग को मिलता है। उदारवादियों का मानना है कि जनता की राय लेना राज्य का प्रमुख आधार है। उदारवादियों ने माना कि हमें जनता की राय ली जानी चाहिए, हर काम को करने से पहले राज्य को जनता की राय लेनी चाहिए, यानी सरकार को जनता की राय जाननी चाहिए। प्रारंभिक उदारवादी विचारकों का कहना है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। जो शुरुआत में कुछ उदारवादी हुए, उन्होंने माना कि राज्य जो है एक आवश्यक बुराई है, यानी राज्य को तो उन्होंने बुराई बता दिया, लेकिन साथ में क्या बताया? आवश्यक बुराई है, यानी कि जरूरी, नेसेसरी, जरूरत है इनकी बुराई है, परंतु बुराई जो आवश्यक भी है, और कुछ ऐसी बुराई है जो कि जरूरी भी है, ताकि लोगों को बाहरी और आंतरिक शत्रुओं से बचाया जा सके। तो यानी कि राज्य क्या काम करता है? लोगों को बाहरी यानी बाहर से होने वाले हमले और अपने देश के अंदर ही होने वाले हमलों से बचा के रखता है। ठीक है, इस मत के अनुसार, यानी उदारवादी मत के अनुसार, एक अच्छी सरकार वह है जो कम से कम शासन करती है, यानी कि एक अच्छी सरकार वही है जो मिनिमम गवर्नमेंट, ठीक है, जो मिनिमम गवर्नेंस करती है, जो कम से कम शासन करती है। और दूसरे शब्दों में राज्य को पुलिस राज्य होना चाहिए। और उन्होंने क्या बात कही कि जो राज्य होगा वो क्या होना चाहिए? वो पुलिस राज्य होना चाहिए। पुलिस राज्य का अर्थ है कि भाई जो यानी कि जो सरकार है उसका काम केवल सुरक्षा प्रदान करने का होना चाहिए, ठीक है, परंतु सीमित होना चाहिए, वो सिर्फ सीमित कार्य होना चाहिए। एक दूसरे अर्थ में हम सीमित होना चाहिए, जैसे कि 17वीं शताब्दी में मशहूर अंग्रेजी उदारवादी दार्शनिक जॉन लॉक ने कहा कि राज्य को केवल प्राकृतिक अधिकार है, ठीक है, इसके प्राकृतिक अधिकार होने चाहिए, जैसे जीवन की स्वतंत्रता, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी की रक्षा करनी। तो जॉन लॉक जो उदारवादी चिंतक थे, उन्होंने ये बात कही कि सरकार को राज्य को केवल और केवल जीवन की स्वतंत्र, जीवन
यानी कि लाइफ की, स्वतंत्रता यानी लिबर्टी की, और संपत्ति की यानी कि प्रॉपर्टी की रक्षा करनी चाहिए। प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति को जन्म के साथ प्राप्त होते हैं। तो प्राकृतिक अधिकार वो अधिकार हैं जो जन्म के साथ आपको प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए उन्हें ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया अधिकार कहते हैं। इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं कि ये ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया अधिकार है। राज्य की उत्पत्ति से पहले व्यक्ति ने इन्हें प्राप्त कर लिया था, यानी कि जब राज्य भी नहीं था ना, तो उससे पहले से ही ये वाला अधिकार जो है जनता ने प्रावधान अपने पास ले लिया था। तो राज्य जो है लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ये 3 राइट कभी नहीं छीन सकता। क्योंकि राज्य इन अधिकारों को नहीं दिया है, यानी कि राज्य ने ये अधिकार नहीं दिए हैं, इसलिए राज्य इन अधिकारों को नहीं छीन सकता। इसके विपरीत मार्क्सवादी दृष्टिकोण, इसके उलट जो है एक मार्क्सवादी दृष्टिकोण है, जिसके बारे में आप विस्तार से चौथे पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि जो 4th चैप्टर अपने को पढ़ना है उसके अंदर आप इसको विस्तार से पढ़ सकते हैं। का मानना है कि राज्य एक निष्पक्ष संस्था नहीं है। तो जो मार्क्सवादी लोग हैं वो ये मानते हैं कि राज्य जो है एक निष्पक्ष संस्था नहीं है। इस दृष्टिकोण वाले लोगों का मानना है कि सदियों से राज्य जो है वो धनी लोगों के हाथ का एक हथियार है, यानी कि ये जो राज्य है ये क्या है, एक धनी लोगों के हाथ का एक हथियार बन के रह गया है, सबसे जिसमें गरीबों का शोषण किया जाता है। ठीक है, जिसमें ये पद्धति जो है जो सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ गरीबों के शोषण के लिए होती है। ठीक है, दूसरी ओर गांधीवादी दृष्टिकोण का मानना है कि सरकार जो है, राज्य जो है वो एक ट्रस्टीशिप की व्यवस्था दी, ट्रस्टीशिप है। ठीक है, तो गांधी जी का मानना था कि एक ट्रस्टीशिप व्यवस्था है जो लोगों के अस्तित्व को बचाए रखना है। तो जिसका उद्देश्य क्या है, लोगों के अस्तित्व को बचाए रखना। इसके द्वारा निर्धनतम पुरुष और स्त्रियों की सहायता प्राप्त होनी चाहिए, यानी कि राज्य जो है वो निर्धन लोगों की सहायता करे, ऐसा गांधी जी का मानना था। ठीक है, जो गांधीवादी विचारधारा है उसका मानना था। तो 1930 के दशक में लोक कल्याणकारी राज्य का भी उदय हुआ। तो 1930 के दशक में लोक कल्याणकारी राज्य का भी उदय हो रहा है, जो अपने नागरिकों को कल्याण और विशेषकर गरीब, बेरोजगार और बूढ़े लोगों के हित पर अधिक ध्यान रखता है। तो ये जो है लोक कल्याणकारी राज्य का उदय हुआ, जो अपने नागरिकों के कल्याण को लेकर विशेषकर गरीब, बेरोजगार और बूढ़े लोग जो है उनके अधिकारों पर अधिक ध्यान रखता है। यह अब प्राय माना जा रहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य आम लोगों के कल्याण को बढ़ावा देता है। तो लोक कल्याणकारी राज्य क्या करता है, आम लोगों को अधिक बढ़ावा देता है, इसलिए राज्य का कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए जो राज्य है ना वो कई गुना बढ़ गया है, यानी कि राज्य जो है हर क्षेत्र के अंदर आ जाता है। तो लोक कल्याणकारी जो वाले थ्योरी है ये उदारवाद की एक शाखा के रूप में आगे बढ़ती है। तो जिसके अंदर वो ये मानते हैं कि राज्य जो है वो उदारवादी कार्य को करने के लिए है। तो राज्य को उदारवादी कार्य करने चाहिए, जनता के हित में कार्य करना चाहिए। तो उन्हें विशेषकर जो गरीब हैं, बेरोजगार हैं, बूढ़े लोग हैं, इन पर अधिक ध्यान देना चाहिए और आम लोगों को कल्याण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसलिए राज्य का कार्य जो है कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो फिर इसमें राज्य एक विस्तृत रूप में, बड़े रूप में दिखाई देता है अपने। तो राज्य जनता के ट्रस्टी के रूप में काम करेगा, अर्थात इसके पास जनता की एक ट्रस्ट के रूप में कार्य जान जाएगा और जनता के कल्याण के लिए होनी चाहिए। इस जनता को शक्तिहीन विषय नहीं समझना चाहिए, बल्कि शासन में सहशासक समझना चाहिए। तो जो ट्रस्टीशिप का थ्योरी है उसके अंदर यह है कि भाई जो हम शासक और जनता शासित नहीं है, जनता जो है वो हमारे साथ शासन कर रही है। तो इसके अंदर राज्य के अंदर शासक जो है यानी सरकार जो है और उसके साथ में जनता, तो दोनों का ही मिश्रण के रूप में सरकार जो है सरकार चला रहे हैं। तो कुछ इस तरीके की बात कही गई कि दोनों साथ साथ हैं, दोनों बराबर हैं। तो शक्ति के रूप में, शक्ति का तात्पर्य एक व्यक्ति कि उस क्षमता से है जो दूसरे व्यक्ति की क्रियाओं, आचरण और व्यवहार को प्रभावित करता है। तो शक्ति का अर्थ यह है कि जो दूसरों की क्षमता से को और दूसरों के क्रियाओं को, आचार और व्यवहार से प्रभावित कर सकता है, तो उसको हम शक्ति कहते हैं। यानी कि आप दूसरों के एक्शन को कंट्रोल कर सको, तो उसे हम शक्ति कहते हैं। मैं आपके ऊपर आधिपत्य रखता हूं यदि मैं आपसे यह कार्य कराने में सफल हो जाऊं जो आप नहीं करते। ठीक है, जो आप अपने आप नहीं करते। तो ऐसा कोई कार्य जो आप अपने आप नहीं करेंगे, यानी अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, लेकिन किसी के प्रभाव में आके कर लें, तो उसे हम शक्ति कहते हैं।
परंतु शक्ति का प्रयोग हमेशा खुलेआम नहीं होता। तो शक्ति का प्रयोग जो है ना हमेशा खुलेआम ऐसा नहीं है कि हर खुलेआम शक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग गुप्त रूप से भी किया जाता है, ठीक है, जैसे कार्यक्रमों पर नियंत्रण से। यद्यपि शक्ति का सबसे अच्छा प्रयोग तब माना जाएगा जब मैं आपको मनवा सकूं कि आपके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। तो शक्ति का सबसे अच्छा प्रयोग वो होता है जिसके अंदर आपको पता भी ना चले और आपको ये बनवा दिया जाए कि ये वाली चीज आपके लिए अच्छी है और ये वाली चीज बुरी है, और फिर आप जो है वो उस तरह से एक्शन लें जैसा कि कोई वो चाहता है। तो इस तरह से मेरा आप पर पूर्ण आधिपत्य, ऐसे प्रभुत्व को कभी चुनौती नहीं दी जा सकती। तो इस प्रकार का जो प्रभुत्व होगा इसको आप चुनौती कभी नहीं दे पाएंगे, और सामने वाले व्यक्ति को लगेगा कि ये जो है वो मेरे भलाई के लिए ही कार्य कर रहा है, और मैं जो हूं, जो एक्शन जो मेरे द्वारा लिया जा रहा है दूसरे व्यक्ति के निर्देशन में, वो सिर्फ मेरे ही लिए है, ठीक है। उसको पता भी नहीं चलेगा और वो आप जो है उस पर आधिपत्य स्थापित कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके की कोशिश जो है वो राज्य द्वारा भी की जाती है कि समय समय पर राज्य जो है वो लोगों को बताता है कि आपके लिए क्या अच्छा है, और लोग वही करते हैं, और इससे राज्य के कार्य को शासन करने में आसानी होती है, ठीक है। अब सरकार की शक्तियां के बारे में अध्ययन करते समय हम सरकार के विविध पक्षों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम मंत्रियों की बात करते हैं जिसके आसपास अपने संबंधी विभाग और संबंधित शक्तियां होती हैं। जनता के ऊपर शासन करने के लिए नौकरशाही विशाल सरकारी प्रशासन की व्यवस्था है, ठीक है। तो जनता के ऊपर शासन करने के लिए मंत्री हैं, नौकरशाही है, और एक विशाल तंत्र है जो सरकारी प्रशासन की व्यवस्था है। विभिन्न प्रकार के कानूनों का प्रावधान प्रशासन द्वारा उन्हें हमारे जीवन को नियंत्रित करने के लिए करती है, और हमारे जीवन को नियंत्रण करने के लिए अलग अलग तरह के कानून और जो है नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा, ठीक है, समय समय पर। तो इससे क्या होता है कि जनता को नियंत्रण में बनाए रखा जाता है। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि शक्ति का अस्तित्व केवल उच्च स्तरीय सामाजिक जीवन से संबंधित है, जैसे सरकार, प्रशासन, चुनावों से, ठीक है। तो जो शक्ति है ना उसका जो संबंध है वो सरकार, प्रशासन और चुनावों से आदि में दिखाई नहीं देता, बल्कि छोटे स्तर पर परिवार की जैसी इकाइयों में भी देखा जा सकता है। तो आपको जो शक्ति का स्तर देखना हो तो आपको सिर्फ ये नहीं है कि सरकार और पुलिस और राज्य प्रशासन इन सब में देखें, चुनावों में देखें, आप इसे घर के स्तर पर भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे नारीवादी आंदोलनकारियों का मानना है कि पुरुष जो है वो व्यक्तिगत जीवन में महिलाओं के ऊपर शक्ति का प्रभुत्व का प्रयोग करता है, यानी कैसा माना गया है कि महिलाएं जो है वो पुरुष के अधीन है, ठीक है। तो इस बात में दिखता है कि पुरुष जो है वो शक्ति का प्रयोग करते हैं महिलाओं के विरुद्ध। अतः ये एक ठीक ही कहा गया है कि व्यक्तिगत भी राजनीति है। तो यानी कि जो व्यक्ति है, व्यक्तिगत भी राजनीति है, यानी कि जो एक व्यक्तिगत जो चीज है वो भी एक राजनीतिक है, क्योंकि इसके अंदर भी आप देखते हैं कि कोई ना कोई ऊपर होता है और कोई ना कोई नीचे होता है, यानी कि कोई ना कोई शक्ति का प्रयोग कर रहा होता है और दूसरा व्यक्ति जो है वो शक्ति से शासित हो रहा होता है। एक अन्य विचारणीय बात यह है कि वैध और अवैध शक्ति में भी भिन्नता देखा गया है। तो एक शक्ति के भी दो प्रकार हो सकते हैं, एक वैध यानी कि सरकारी कानूनी, और दूसरा अवैध यानी कि गैर कानूनी। कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जिसे न्याय संगत और उचित ठहराया जा सकता है, परंतु कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जिसे न्याय संगत नहीं कहा जा सकता, ठीक है। कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जिसे हम न्याय संगत नहीं कह सकते, लेकिन कुछ संगत शक्तियां ऐसी होती हैं जो कि न्याय संगत होती है। एक डकैत की शक्ति जिसने मुझे अपने कब्जे में कर लिया, तो ये एक अवैध शक्ति होगी वास्तव में ये, क्योंकि अगर मैं उसकी इच्छा के विरुद्ध जाऊंगा तो वो मुझे मार सकता है, ठीक है। तो ये एक अवैध शक्ति है। ऐसी शक्तियों को न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। इसके विपरीत सरकारी प्रतिनिधि, पुलिसकर्मी और न्यायाधीश द्वारा प्रयोग की गई शक्ति को उचित और न्याय संगत माना जाता है। डकैत की शक्ति जो है वो एक अवैध शक्ति है, लेकिन इसके अलावा जो सरकारी तंत्र द्वारा प्रयोग किया जा रहा है, सरकारी प्रतिनिधि, पुलिसकर्मी, न्यायाधीश द्वारा शक्ति का जो प्रयोग किया जा रहा है वो न्याय संगत है और वो वैध शक्ति है, लेकिन डकैत की शक्ति अवैध है, ठीक है, जबकि सरकार की शक्ति जो है वैध है। संवैधानिक सत्ताधारियों द्वारा प्रयोग की गई शक्ति को हम सत्ता कहते हैं, ठीक है। जो संवैधानिक सत्ताधारी हैं यानी कि लीगल तरीके से, वैध तरीके से सरकार में हैं, उनको हम कहते हैं, उनकी सत्ता को, उनको हम सत्ता कहते हैं, ठीक है। सत्ता शक्ति का ही प्रतीक है।
सत्ता में शक्ति और वैधता दोनों निहित होती है, यानी कि सत्ता के अंदर शक्ति भी है और वैधता भी है, यानी कि जनता उसको वैधता भी दे रही है और वो शक्ति भी है उसके पास। इसलिए सत्ता जो है शक्ति का रूप है जो न्याय संगत और उचित है। ठीक है, जो सत्ता है वही शक्ति का रूप है जो कि न्याय संगत भी है और साथ में उचित भी है। यह शक्ति के साथ साथ वैध भी है। तो ये कि वैध शक्ति का उदाहरण है कि जिसके अंदर शक्ति जो है वो कानूनी होती है और वो सिर्फ और सिर्फ राज्य के पास होती है, यानी कि सत्ता के पास होती है, सरकार के पास होती है। इसके अलावा अगर किसी और के पास शक्ति है तो वो अवैध है सरकार के अलावा। ठीक है, तो नागरिक और सरकार, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि भाई नागरिक और सरकार। तो सरकार जो है, तो सरकार राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। तो राज्य सरकार जो है राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, यानी कि राज्य क्या करेगा वो सरकारें डिसाइड करती है, यानी कि सरकार राज्य को चलाने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा राज्य अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है। तो सरकार वह है जिसके द्वारा राज्य जो है अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है अपने 3 अंगों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जो जनरली आपने पिछली कक्षाओं तक पढ़ा हो, के माध्यम से सरकार जो है नियम कानून के निर्माण और विवादों का निपटारा तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करती है। तो सरकार के माध्यम, इनके माध्यम से विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के माध्यम से सरकार जो है नियम कानून पर बनाती है और साथ ही साथ जो हमारे आपसी लड़ाई झगड़े बंटवार जो होते हैं उनका निपटारा भी सरकार करती है, शांति व्यवस्था को बनाए रखने का काम करती है और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का प्रयास करती है, सुनिश्चित करती है कि देश में एकता और अखंडता बनी रहे। आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारें नागरिकों और समाज के कल्याण के विकास के लिए भी कार्य करती हैं। तो आजकल की जो सरकारें हैं वो ये भी देखती हैं कि समाज के कल्याण के लिए भी कार्य किए जाए, तो उसके लिए वो समय समय पर अलग अलग स्कीमें चलाती हैं, जैसे मुफ्त राशन की व्यवस्था, महिलाओं के लिए बसों के अंदर फ्री यात्रा। तो ऐसे प्रवृत्ति विकासशील देशों में अधिक पाई जाती है। तो जो विकासशील देश होते हैं उसके अंदर सरकार अधिक प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं, यानी कि जनता के जो कल्याणकारी रहे ऐसी योजनाएं सरकार अधिक से अधिक चलाती हैं। किसमें? विकासशील देशों के अंदर। जैसा कि भारत में नागरिक और सरकार के बीच में संबंध पारस्परिक हैं, नागरिक राज्य के सदस्य होते हैं। ठीक है, जो हमारे यहाँ नागरिक और सरकार के बीच में एक बिल्कुल कॉमन सा एक संबंध है। तो नागरिक जो है राज्य के हम सदस्य होते हैं। ठीक है, और राज्य जो है नागरिकों के अधिकारों को मान्यता देता है। तो ये राज्य सुनिश्चित करता है कि भाई नागरिकों के कुछ अधिकार हैं। ठीक है, और इसके बदले में हम कर्तव्यों की अपेक्षा रखता है कि भाई राज्य ये मान के चलता है कि कुछ लोग जो हैं, मतलब जो लोग हैं हम उनको अधिकार दे रहे हैं, कुछ अधिकार दे रहे हैं और इसके बदले में नागरिक के कुछ कर्तव्य हैं। ठीक है, तो वो नागरिक जो है उस कर्तव्यों का पालन करेगा, जैसे टैक्स भरना। तो जहां तक नागरिकों के अधिकारों का प्रश्न है तो ये 3 भागों में विभाजित किए गए हैं। तो पहला जो है वो नागरिक अधिकार होते हैं, दूसरा राजनीतिक अधिकार होते हैं, यानी वोट देने का अधिकार। नागरिक अधिकार के अंदर आपका ह्यूमन राइट्स का अधिकार आ गया, जिंदा रहने का अधिकार, और राजनीतिक अधिकार के अंदर वोट देने का अधिकार। सामाजिक अधिकार के अंदर आपको समाज में रहने का अधिकार। ठीक है, जैसे पढ़ाई लिखाई का अधिकार। तो नागरिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए जरूरी हो। ठीक है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए बहुत ही आवश्यक हो। तो जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक होता है उसको हम कहते हैं नागरिक स्वतंत्रता। तो नागरिक अधिकार, तो इसके अंतर्गत जीवन का अधिकार आता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता आता है, भाषण देने की स्वतंत्रता का अधिकार आता है, इसके अपने विचार को व्यक्त करने का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार, समझौता करने का अधिकार, कानून के सामने समानता का अधिकार, कानून द्वारा समान सुरक्षा का अधिकार आदि इत्यादि शामिल होते हैं। ये सारे नागरिक अधिकार की बात की जा रही है, यानी कि नागरिकों को जीवन का अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, भाषण देने का अधिकार, बोलने का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार और साथ ही साथ समझौता करने का अधिकार, सारे समानता के अधिकार इसके अंदर शामिल होते हैं। कानून के समक्ष समानता का अर्थ है कि सभी को समान समझा जाएगा। कानून के सामने सब बराबर हैं, किसी का विशेष अधिकार नहीं होगा। कानून की नजर में सभी व्यक्ति एक समान होते हैं। तो कानून जो है सबको एक समान दृष्टि से देखता है। राजनीतिक अधिकारी का अभिप्राय मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार से होता है। तो राजनीतिक अधिकार का अर्थ है कि चुनाव लड़ने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, चुनाव में खड़े होने का अधिकार। तो ये सारी चीजें जो है ये राजनीतिक अधिकार के अंदर है। आप पॉलिटिकल पार्टी बना लो, किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर लो, तो ये सारे अधिकार जो है आपके राजनीतिक अधिकार हैं।
सामाजिक आर्थिक अधिकारों के अंतर्गत आर्थिक कल्याण और सुरक्षा और समाज की उपस्थिति का सम्मानजनक जिंदगी जीना आता है। तो एक सम्मानजनक जिंदगी जो है वो सामाजिक अधिकार का पार्ट हो सकता है। तो नागरिक अधिकारों का प्राथमिक कर्तव्य, तो नागरिकों का प्राथमिक कर्तव्य होता है सरकार को टैक्स देना, कर देना। कर मतलब टैक्स, तो सरकार को टैक्स जमा कराना। प्रत्येक नागरिक को विधि एवं नियम का पालन करके सरकार के सहयोग करना चाहिए और प्रतिरक्षण में मदद करनी चाहिए ताकि असाध्य बीमारियों को रोका जा सके। तो हमें सरकार के हर तरह से मदद करनी चाहिए। सरकार जो है समय समय पर लोगों की जांच कराती है, समय समय पर लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराती है और जितना भी सरकार जो भी जरूरत होती है व्यक्तियों की, उसकी पूर्ति के लिए सरकार प्रयासबद्ध रहती है। इसके लिए फलस्वरूप सरकार जो है हमसे टैक्स की उम्मीद करती है। जनसंख्या विकास को रोकने के लिए छोटा परिवार परंपरा अपनानी चाहिए, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए, सामाजिक तत्वों और दुश्मनों को पकड़वाने में, सजा दिलाने में मदद करनी चाहिए सरकार की। ठीक है, धर्म, जाति और भाषा आदि नागरिकों को अपनी अपनी समस्या से समझौता के दौरान समाधान कर लेना चाहिए। ठीक है, आपसी समस्याओं को जो है ना आपस में समाधान कर लेना चाहिए, सरकार को परेशान नहीं करना चाहिए। ऐसे होने पर सरकार अपने संसाधनों का और ऊर्जा बचाकर सकारात्मक कार्यों में और जनता के विकास में लगा सकेगी। ठीक है, तो ये होते हैं आपके मौलिक कर्तव्य, मतलब कुछ कर्तव्य जो कि आपको करने ही चाहिए। सरकार से आपको सारी चीजों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। सरकार लेकिन आपसे कुछ अपेक्षा करती है जो कि टैक्स के रूप में होता है, तो आपको सरकार को समय पर कर देना चाहिए जिससे कि वो आगे आने वाली योजनाओं को लागू कर सके। ठीक है, जो जनता के हित में हो। चलिए, ये इसके बाद का जो है हम टॉपिक स्वतंत्रता, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है।